नमस्कार, मेरा नाम शैलेश कुमार है। मेरी यूट्यूब मंच न्यूज़ एसआईटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीच इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे और वहां पर उन्होंने 20वें आसियान इंडिया समिट को संबोधित करते हुए पोस्ट कोविड एक नए रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी है। उन्होंने इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की है, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक की बात की है। भारत के लिए आसियान इंडिया रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक लेवल पे पहुंच गई है और प्रधानमंत्री आज ही ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद आज ही वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने इस मौके पे अपने ओपनिंग एड्रेस में क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एशियान का इतिहास क्या है, भारत के लिए ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ख़ास करके तब जब भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, गर्मा गर्मी है, गहमा गहमी है। और इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू सभ्यता थी, सनातन संस्कृति थी और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम इस पर डिटेल में चर्चा करें। पर पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वहाँ पर वो सुनते हैं। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट उसको कोचेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को ही 18वें ईस्ट एशिया समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें 10 आसियान मेंबर्स हैं और उसके अलावा 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं। मैं उनके नाम बता देता हूं: ऑस्ट्रेलिया, भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका। अब भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, ये दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसियान के लिए भी और भारत के लिए भी। ये क्यों है, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी आसियान के साथ में जो संबंध हैं वो 1990 के दशक से हैं, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने आसियान की तरफ देखना शुरू किया, जो हमारी ईस्ट है उसकी तरफ देखना शुरू किया और उस पॉलिसी को उन्होंने 1992 में जब लॉन्च किया तो उसका नाम दिया लुक ईस्ट पॉलिसी। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट थी, सामरिक बदलाव था सोच में, जो नेहरूवियन थिंकिंग थी या पंडित नेहरू के ज़माने से जो चला आ रहा था, जो पॉलिसी चली आ रही थी, उसके बाद में ये बहुत बड़ा बदलाव था। और इसके बाद जब बीजेपी सरकार आई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उन्होंने ये जो रिश्ता था जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि मतलब अब सिर्फ देखो ही नहीं, करो भी ईस्ट की तरफ। तो जो हमारे सोच है वो बहुत बदलाव हुआ उसमें, और यहाँ पे जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इसमें शार्पनेस आ गई, धार आ गई जो हमारी पॉलिसी थी। अब पंडित नेहरू ने भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया था हमारे इंडोनेशिया को। जब हम अगर इतिहास में झांक के देखें तो इंडोनेशिया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो, उनको बतौर चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे परेड में बुलाया गया 1950 में, जो हमारे भारत की सबसे पहली गणतंत्र दिवस परेड थी। उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो को बुलाया पंडित नेहरू ने। लेकिन 11 सितंबर जो 1965 को जकार्ता में एक घटना घटी और उसके बाद बहुत बड़े बदलाव आए। दरअसल क्या हुआ कि 11 सितंबर 1965 को जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी जकार्ता में, उसको वहाँ की जो भीड़ थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने एम्बेसी पे अटैक कर दिया और अटैक भी बहुत ख़तरनाक था, लाठी डंडों और गन्स के साथ में। और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो थे सुबंद्रियो, उनके आदेश पे एक तरह से कहा गया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद ही जो भीड़ थी वो उत्तेजित हो गई और भीड़ ने वहाँ पर हमारी एम्बेसी पे अटैक किया। अब ऐसा क्या कहा था कि विदेश मंत्री सुबांद्रियो ने, इंडोनेशिया के जो थे, उन्होंने कहा था कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अग्रेशन कर रहा है और इससे, चूँकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है और उससे वहाँ पे भीड़ जो है वो उत्तेजित हो गई, या यूँ कहें कि वो भीड़ बनावटी भीड़ थी और वहाँ पे उन्होंने क्रश इंडिया के नारे लगाओ कि इंडिया को कुचल दो, इस तरह के बहुत नारे लगाए गए। और ऐसा माना जा रहा था कि सुकर्नो सरकार जो थी वो काफ़ी ऐसे जानबूझ के कर रही थी और प्रेसिडेंट जो सुकर्नो थे, इस घटना में उनका हाथ बताया गया कि वही इस अटैक के पीछे थे जो इंडियन एम्बेसी पे हुआ 11 सितंबर 1965 को। तो सुकर्नो जो हैं वही सुकर्नो थे जिनको हमारे पंडित नेहरू ने भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में, रिपब्लिक डे परेड में हिंदुस्तान बुलाया था। अब
जो रीज़न था वो क्या कारण दिया गया कि भाई जो युद्ध हुआ इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में 1963 से लेके 1966 के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट था उनके बीच में, तो उसमें भारत ने एक तरह से मलेशिया का साथ दिया और मीडिया में ऐसा आया कि इस वजह से भारत का जो स्टैंड था उसकी वजह से जो राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के सुकर्नो वो नाराज़ हो गए और इसीलिए उन्होंने एम्बेसी पे अटैक कराया। जो इंडोनेशिया की सपोर्ट थी वो उनको चाइना कर रहा था क्योंकि 1962 में भारत का युद्ध हुआ था आप जानते हैं, और इसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई और वहाँ पे जो गठजोड़ था पाकिस्तान, चीन और इंडोनेशिया का, वो एक ऐसा गठजोड़ था जो भारत के पूरी तरह से खिलाफ था और ये एक तरह से अपने चरम पे था। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि जब इंडियन आर्मी ने लाहौर फ्रंट पे अटैक किया और उसके बाद इंडियन एम्बेसडर जो थे हमारे अमेरिका में बीके नेहरू साहब, वो उसके उस समय तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन साहब, उनको मिले और उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा अपनी चिंता जताई उनके सामने कि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही क्लियर नेक्सस जो है चीन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का, इससे हमें तीनों तरफ से एक मतलब दबाया जा रहा है और इससे भारत के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसको बहुत ख़तरा हो सकता है, उसको वो चोक कर सकते हैं। तो इस तरह की घटना उस समय हुई। अब 58 साल गुजर गए तब से, 1965 में जब ये घटना घटी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहाँ पर अपने 20वें आसियान समिट में, आसियान इंडिया समिट में बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रेटजी चेंज हो गई है और ये बहुत बड़ा अंतर भी है क्योंकि अब जो है इंडोनेशिया भारत की सपोर्ट चाहता है। कहाँ एक समय इंडोनेशिया जो था वो चीन के साथ था, वो पाकिस्तान के साथ था, लेकिन आज सामरिक बदलाव इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इंडोनेशिया भारत से मदद मांग रहा है उसी चीन के खिलाफ जिसके साथ मिलके वो भारत की एम्बेसी पे 1965 में अटैक करवा रहा था। तो ये सामरिक बदलाव हुआ और सामरिक बदलाव जब होते हैं तो देशों के अपने हित होते हैं और इसी हित को ध्यान में रखते हुए हमारी भी पॉलिसी बदली और हम इंडोनेशिया के साथ हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और इंडोनेशिया चाहता है कि कैसे भी वो चीन के इस ट्रैप से बाहर निकले, क्योंकि ये सिर्फ ज़मीनी विवाद नहीं है, समुद्रिक विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा विवाद है। और अगर हम इसका बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूँ। वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड हुई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो 1945 में जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे वो एक तरह से आज़ाद हो गए जापान और जो पश्चिमी देश थे उनकी प्रभुसत्ता से। तो यहाँ पर जो है जापान के साथ जो लड़ाई थी वो भी ख़त्म हो गई थी और इसके बाद में जब वो आज़ाद हो गए तो आपस में ही लड़ने लगे, वैचारिक क्रांतियाँ हुई, विचार बदले, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए और इसकी वजह से आपसी उनके लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ गए इन देशों के। और यही वही पीरियड था जब अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर चल रही थी। और इस दौरान 1965 में जो चीन जो सपोर्ट कर रहा था इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो को, उनकी सरकार जो है वो गिर गई फिर। और जब 1966 में ये सब कुछ हो गया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि सुकर्नो की सरकार गिर गई, उनके खिलाफ कू हो गया, मिलिट्री कू हो गया और उनकी सरकार गिर गई। तो जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का युद्ध था वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन जो अमेरिका की लड़ाई थी कम्युनिस्ट के खिलाफ वियतनाम में, वो तब भी चल रही थी। और इसी दौरान ये 1967 की बात है जब 5 देश थे साउथ ईस्ट एशिया के, वो उन्होंने अपनी आपसी जो रंजिश थी, आपसी दुश्मनी थी, उसको भुला दिया और वो बैंकॉक में मिले। 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 की बात है जब 5 देशों के विदेश मंत्री इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्री आपस में बैठे। जो वहाँ का मेन हॉल है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बैंकॉक में, उस बिल्डिंग में वहाँ पे बैठे वो थाईलैंड में, और वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और जिस डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। और इस तरह से आसियान का जन्म हुआ। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें की जिसमें आपस में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो बढ़े, एक दूसरे के साथ में उनकी जो मेलजोल है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो बढ़े, और उसके अलावा
जो भी दूसरे तरीके के डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो उनके बीच में, कोई वॉर ना हो, और इस तरह से जो आसियान कंट्री है वो आसियान जो है वो बन गया और 10 देश उसमें शामिल हुए। और ये अब तक का ऐसा माना जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टिकाऊ, जिसे कहते हैं स्टेबल, एक संस्था है जो आज भी काम कर रही है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया आसियान। और इंडिया, भारत जो है हमारा, वो आसियान का कोई मेंबर नहीं है, लेकिन एक मेंबरशिप जो एक सेक्टोरल पार्टनरशिप की तरह 1992 में शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते एक फुल डायलॉग पार्टनरशिप बन गई 1965 दिसंबर आते आते, और 2002 में ये समिट लेवल की पार्टनरशिप हो गई। और इससे मोदी रिजीम जब आई तो उस मोदी रिजीम में, मोदी सरकार में इसको और आगे ले जाया गया, और पिछले साल ये बढ़ के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई। अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों बन गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार का या हमारे विदेश मंत्रालय का इतना फोकस क्यों है? दरअसल जो वो एरिया है जिसे हम साउथ चाइना सी कहते हैं, हमारे देश का 55% जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो साउथ चाइना सी से होके जाता है। और ऐसे में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जितने भी वहाँ पे रीजनल पावर्स हैं, जितने भी वहाँ पे दोस्त हैं हमारे, या जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनके साथ में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो, अच्छे संबंध हो। तो इस वजह से भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित हो जाती है, और आसियान कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है, उनको भी बहुत मदद मिलती है। तो कोई भी क्राइसिस, जैसे 1988 का क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस जिसे कहते हैं एशिया का, उसमें जो है बदलाव थोड़े से आए। हमारी जो दोस्ती थी उसके बीच में एक तरह से चीन आ गया, और चीन जो है बड़ा ख़तरनाक देश है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1988 का था उसमें उसने फ़ायदा उठाया, और चूंकि निकट भी था उसने वहाँ पे आसियान देशों के साथ में अपनी दोस्ती और बढ़ा ली। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा दूरी की वजह से भी, और कुछ भी कहिए आप, कि थोड़ा सा 1988 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में जो भारत उस जगह को नहीं भर पाया, और चीन ने उनके साथ में इस कदर संबंध बढ़ा लिए, फ़ायदा उठाया कि वो वहाँ पे डोमिनेट करने लगा साउथ चाइना सी में। और इसकी वजह से जो आसियान देश थे उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह गया, और वहाँ पे आधिपत्य जताना शुरू कर दिया साउथ चाइना सी में चीन ने। और एक समय आया जब 9 डैश लाइन वहाँ पे उसने बना दी, और वो यूएन के अनक्लॉज को भी नहीं मानता, जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ कन्वेंशन ऑफ सीज हैं उनको भी नहीं मानता। और वहाँ पे 9 डैश लाइन के बाहर जितने भी देश हैं वो सब अपने में मिला लिए उसने। और अभी आपने देखा कि उनकी चीन की जो नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने तो एक नया मुहिम जारी कर दिया, उसमें ताइवान समेत साउथ चाइना सी जितने भी देश हैं वो सब उसने, चीन ने अपने देश में मिला लिए। जैसे हमारे देश को भी उसने इसी नए मैप में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से भी उसने मिला लिए। तो अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप थी, उनकी जो डिपेंडेंस थी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था भाई, उनको देश चलाना है, तो वो चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए। चीन ने उस वक्त का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और इसीलिए ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब G20 समिट, जैसे हम जानते हैं कि इससे पहली जो समिट थी G20 की, वो इंडोनेशिया चेयर कर रहा था, और अब हम चेयर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं उसको। तो इसीलिए वो वहाँ पे गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज ना सिर्फ एक तरह से जो बदलाव वहाँ पे हुए हैं, बहुत सारे हमारे कंट्री लेवल पे मतलब विज़िट्स होती हैं, हमारे इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि जो मैं कुछ आपको डेटा सुनवा देता हूँ, जो हमारे विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने, जो आज प्रधानमंत्री के बगल में भी बैठे हुए आपको देखिए, उन्होंने जो डेटा दिया है उस डेटा को आप सुनिएगा सौरभ जी के मुँह से, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों भारत के लिए रक्षा सौदे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर चीन उन देशों पे दबाव डालता है, उनकी संप्रभुता को चुनौती देता है, उनकी सोवरेनिटी को चैलेंज करता है, और हमारे भी संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आसियान देश हमारे दोस्त हैं, और दोस्त अगर हम उनको एनेबल करते हैं, उनको हम अपने हथियार देते हैं, तो वो चीन से लड़ने के लिए या चीन के सामने
आँख से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सभी रक्षा सौदे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहरहाल पहले सौरभ जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए थोड़ा सा पार्ट। May this year, India and ASEAN organized their first maritime exercise. The first ASEAN-India Defence Ministers meeting was held in November last year. Trade and business-to-business ties are integral to our relations with ASEAN. The fifth ASEAN-India Business Summit was held in March this year in Kuala Lumpur with the aim to enhance business connectivity and supply chain resilience. In 2022-23, India and ASEAN registered a bilateral trade of US dollar 131.5 billion. It accounted for over 11% of India's trade for the year and was the second highest after India-EU trade. अब देखिए स्टॉकहोम की जो संस्था है सिप्री, जो कि मिलिट्री डेटाबेस इकट्ठा करती है और बहुत ही जानी मानी संस्था है, उनके मुताबिक 2023 का जो डेटा आया है उसमें आसियान का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी बढ़ गया है। ये 20.3 अरब डॉलर होता था, अमेरिकन डॉलर होता था 2000 में, और ये बढ़ के 43.2 अरब डॉलर हो गया 2021 में। मतलब आप देखिए कि 2000 से लेके 2021 में डबल से ज़्यादा का यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और 2002 से 2007 के बीच में जो है वो लोग 30 अरब डॉलर से भी कम खर्च करते थे पूरे साल में, वो बढ़ के 2015 तक आते आते जो है वो 41 अरब डॉलर खर्च करने लगे, उससे ज़्यादा खर्च करने लगे। और ये सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ इसमें 44.3 अरब डॉलर का वो हुआ 2020 में। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ सारी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि हमारे हाथ से तेजस की डील तो निकल गई जो मलेशिया के साथ हो सकती थी, लेकिन फिलीपींस के साथ में ब्रह्मोस को लेके जो डील हुई, या अभी जो बात चल रही है वियतनाम को आर्म करने की ब्रह्मोस मांग रहा है, तो उस पर बहुत बड़ा एक सौदा हो सकता है, सी बेस्ड नेवल वर्जन जो है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे संबंध आसियान देशों के साथ बहुत अच्छे हों। और अगर हम इंडोनेशिया है उस तरफ के आसियान देशों की बात करें तो वो हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। और अभी तो जो नई ताज़ा बुकलेट आई, जो G20 समिट के इन्विटेशंस गए, डिनर इन्विटेशंस गए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा और प्रधानमंत्री ऑफ भारत लिखा। तो ये इसके बीच में भारत कितना महत्वपूर्ण हो जाता है